तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह। दल, उनका चुनाव चिन्ह और राज्य। तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह है साइकिल या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह है साइकिल या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, इसके प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है हाथी या असम से संबंधित है। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है और प्रमुख क्षेत्र असम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर कमान है, इसका प्रमुख क्षेत्र झारखंड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर कमान है, इसका प्रमुख क्षेत्र झारखंड है। लोक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है, इसका प्रमुख क्षेत्र है बिहार। लोक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है, प्रमुख क्षेत्र है बिहार। तेलंगाना राष्ट्र का चुनाव चिन्ह कार है, इसका प्रमुख क्षेत्र तेलंगाना है। तेलंगाना राष्ट्र का चुनाव चिन्ह कार है, इसका प्रमुख क्षेत्र तेलंगाना है। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसका प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसका प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह हल है, प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह हल है, इसका प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है और प्रमुख क्षेत्र बिहार और झारखंड है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है और प्रमुख क्षेत्र बिहार और झारखंड है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है और प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है और प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है, प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है और मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह दो पत्ती है, प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह दो पत्ती है, प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है, प्रमुख क्षेत्र गोवा है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है, प्रमुख क्षेत्र गोवा है। सिक्किम संग्राम परिषद का प्रमुख चुनाव चिन्ह हाथी है, प्रमुख क्षेत्र सिक्किम है। सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है, प्रमुख क्षेत्र सिक्किम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह मुर्गा है, प्रमुख क्षेत्र नागालैंड है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह मुर्गा है, प्रमुख क्षेत्र नागालैंड है। अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह तराजू है, प्रमुख क्षेत्र पंजाब है। अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह तराजू है, प्रमुख क्षेत्र पंजाब है। जनता दल यू का चुनाव चिन्ह तीर है, प्रमुख क्षेत्र बिहार और झारखंड है। जनता दल का चुनाव चिन्ह तीर है, प्रमुख क्षेत्र बिहार और झारखंड है। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीढ़ी है, प्रमुख क्षेत्र केरल है। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीढ़ी है, प्रमुख क्षेत्र केरल है। परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई है। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग कौन कौन से हैं? पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ, फिर परिसीमन आयोग का गठन 1962 में हुआ, दूसरे परिसीमन आयोग का गठन 1962 में हुआ, तीसरे परिसीमन आयोग का गठन 1973 में हुआ, तीसरी बार परिसीमन आयोग का गठन 1973 में हुआ और चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2004 में हुआ। चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ। इसका स्रोत था भारत 2016 पेज 680, यह स्रोत है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल ही जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है।
परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट। जाति पहले आरक्षित सीट, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट। अनुसूचित जाति की पहले आरक्षित सीट थी 79 और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट है 84। अनुसूचित जाति की पहले आरक्षित सीट थी 79 और नए परिसीमन के बाद है 84। अनुसूचित जनजाति का पहले आरक्षित सीट था 41 और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट है 47। अनुसूचित जाति का पहले आरक्षित सीट था 41 और नए परिसीमन के बाद है 47। अनारक्षित सीटों की संख्या है 412। अनारक्षित सीटों की संख्या है 412। नोट: वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, जैसे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम यानी वारंट ऑफ प्रीसिडेंस इस प्रकार है: पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का उप प्रधानमंत्री, छठा भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, सातवां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 7 का भारत रत्न सम्मान के धारक, 8वां राजदूत, 9वां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10वां राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, 11वां भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, 12वां है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। नोट: मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 के स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में समकक्ष दर्जा। यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया। राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक दिया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री वी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। नोट: 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। राज्य की भाषा: संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी,
गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुडुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यह अनुच्छेद 346 में है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। नोट: संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। एक एक करके इनको देखेंगे। पहले राष्ट्रीय आपात देखेंगे। यह अनुच्छेद 352 में है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है, तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो इसके ये प्रभाव होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन यानी वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 358 एवं 59,
359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल यानी जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है।
राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब तक 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण। नोट: सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19 जुलाई 1990 से 9 अक्टूबर 1996 ईस्वी तक। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19 जुलाई 1990 से 9 अक्टूबर 1996 ईस्वी तक। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 370 के 1 के क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 के 1 के ख में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। संसद की शक्ति संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के से परामर्श यानी कंसल्टेशन करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति कॉन्फ्रेंस से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370 के 1 के ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के 1 के घ में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम हैं। यह 2 नियम कौन सा है देखेंगे। पहला, अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श कंसल्टेशन करके ही जारी किया जाएगा। और दूसरा है, जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित हैं वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति कॉन्फ्रेंस से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के 2 इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना कर सके। अनुच्छेद 370 का 3 का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश रिकमेंडेशन की हो। अनुच्छेद 370 व 35 के ए को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था।
प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, दूसरा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। नोट: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर थे। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS एवं IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद व खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई है। इनमें 6 सीटें जम्मू व 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी है। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हो गई है। इनमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। इनमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगी। परिसीमन आयोग की कुछ अन्य सिफारिशें। परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें तथा POJ के विस्थापितों के लिए भी कुछ सीटें का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। ये सीटें पूर्व में विधानसभा की निर्धारित 90 सीटों के अलावा होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए अवश्य हो। इन्हें पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार भी दिए जाएं। नोट: जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक
अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नोट: भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया सबसे ऊपर, सफेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश VN खड़े की अध्यक्षता में ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की है। नोट: भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे, में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, में गाया गया था। इस गीत को गाने के का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नोट: भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से गायन से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलंबो न्यूसिफेरा कार्टन इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। इसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियानस है। राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका साइंटिफिक नेम मैनिगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस वेदानलेंसिस है। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलिफास इंडिका का भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। संसद की वित्तीय समितियां पहला प्रकलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें